धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की। लेकिन पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं ट्रंप महान की। ट्रंप को महान हम क्यों कहते हैं आप लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आज भी ट्रंप महान चर्चाओं में बने हैं और ट्रंप महान की वजह से फंस गए हैं एक बार फिर से। जी हां, एक बार फिर से 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी लाल लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि भी आपने देखा होगा कि रामदेव ने लंबा चौड़ा बयान दिया कि आंखें निकाल लेंगे भारत को आंखें दिखाने वालों की। तो किसी ने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया कि आंखें जो है निकालने का मतलब लाल लाल आंखें करके दिखाने का जो काम है वो नरेंद्र मोदी पे छोड़ दीजिए, आप अपना पेट हिलाते रहिए। खैर, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कई दिनों के दौरे पर बिहार पहुंच गए हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबर ये छपी है सर और बड़ी चिंताजनक खबर है। चलिए, एक फिल्म दौर था, फिल्में बनती थी कि नया दौर आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, मशीनरी तो बेरोजगारी लाएगी। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो आपकी निजता ही छीन ले रही है। एआई आया है नया और एप्पल के जो मालिक हैं वो तो कह रहे हैं भैया इस सुपर एआई से बचाओ। हम लोग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते रहे। ये जो नई चीज आई है या आने वाली है वो कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई, या जैसा आप कह सकते हैं सुपर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अभी तक जो मानव ने एआई बनाया था उसके कई तरह के हैं। आप देखते हैं ये चैट जीपीटी अधिकांश लोग जानते हैं, जेमिनाई है और अन्य भी है, परप्लेक्सिटी है। तो ये आपस में मतलब इस तरह से इनका ब्रेन बढ़ रहा है, इनका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, ब्रेन मानवों वाली नहीं, अलग से जो बढ़ रहा है वो आपस में इंटरैक्ट एक दूसरे से कर सकते हैं। और इसके कारण केवल वह जो खतरा था कि इनका स्पीड बहुत बढ़ रहा है, चाइना का चिप जो है रेयर अर्थ एलिमेंट जो बनाया है वो अमेरिका या वेस्टर्न जो है उनसे 10 गुना 20 गुना आगे बढ़ गई है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। वह एक उनके कहें तो उनके क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेकिन यह सुपर इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वह ऐसा है, आर्टिफिशियल ही है लेकिन ऐसा है जो कि खुद ब खुद डेवलप अप करेगा। हालांकि उसका जो आधार होगा काम करने का, हमारा ब्रेन बढ़ता है तो हमारा बॉडी में काम करता है, हमारा बॉडी मर जाएगा तो ब्रेन खत्म। उसी तरह से उसका वो कंप्यूटर की तरह से काम करे या जहां से भी काम करे उसके लिए बॉडी की जरूरत है, वह बॉडी इंसान बनाता है, लेकिन माइंड जो है उसका है वह उसके थ्रू काम करेगा। और इसलिए आपके हर जितने, फॉर एग्जाम्पल हर सीक्रेट, केवल निजता ही नहीं, निजता तो है कि हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा नाम है, हमारा कोई मान लीजिए सर्विस नंबर है, फौज वाला हो तो, या कहां का रहने वाला हूं, पटना है कि दिल्ली, ये सब बातें हम कहते हैं निजता। ये बहुत सामान्य सी बात है। आजकल तो जितने आपके वो आते हैं डिलीवर करने वाला सामान या फूड करते हैं वो सब हमारे नंबर को बेचते रहते हैं, बल्कि वह सारा व्यक्तिगत वो चीज, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा बैंक है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यानी उसके सीक्रेट कोड से भी वो पता कर लेगा कुछ सेकंड में। अभी तक हैकर्स लगे रहते थे, कई दिन तक कर लेते थे सारे एक दूसरे देश के जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसका जो सीक्रेसी, उसका टैक्टिक्स है, उसका स्ट्रेटेजी, उसको। तो यह एक सही में ऐसा चीज होगा जो कि काम तो इसी कंप्यूटर के माध्यम से करेगा, लेकिन जिसके पास होगा उसके लिए पूरी दुनिया एक तरह से नंगा हो जाएगा। और उस हालत में क्या होगा, बचाने की बात से डरने की जरूरत नहीं है, बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कि हम उसका उपयोग करने वाले इंसान जो मुनाफे के लिए करते थे उसको तोड़ के अब स्वतंत्र रूप से अपने विकास के लिए करें, यानी समाजवाद की स्थापना करें। इसलिए एआई से डरने की बात तभी तक है जब तक कि उसका गलत व्यवहार होता है। नहीं तो एक साधारण सी चीज ले, एआई या सुपर एआई जो बन रहा है, हार्ट के अंदर कई तरह के जो अभी वायरल इन्फेक्शन जो हुआ था और लाखों लोग जो मारे गए थे अभी 2020 के आसपास में, उसमें भी अब उसको पता लगा कि एग्जैक्ट बता सकता है एआई बिना डॉक्टर की कहां पे क्या चीज उसको गड़बड़ है, वही नहीं कौन सी दवा जो तुम्हारे पास दिया जाए, क्या किया जाए, इलाज का क्या तरीका है। यानी डॉक्टर की नहीं, एक मैकेनिक,
कम से कम अधिक से अधिक कंपाउंडर की जरूरत है, सुपर स्पेशलिटी उसकी खत्म। जी। चलिए देखते हैं अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो आफत बन के आएगी या राहत बन के आएगी। हालांकि जिस तरीके से एप्पल के मालिक ने सवाल उठाए हैं उससे साफ लग रहा है कि ये कोई राहत बन के आने वाली नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सरफराज की भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री नहीं हुई, इस पर क्या सवाल उठने चाहिए सर? अब गौतम गंभीर इसके हैं, आपको मालूम है सुनने वालों के कि मैं क्रिकेट में अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, लेकिन सरसरी नजर में यह नजर आया कि गौतम गंभीर की जो टीम थी, जो इनका एक टीम जाने वाला था साउथ अफ्रीका, इसमें इनको नहीं चुना गया। इसके बावजूद कि पिछले वर्ष और हाल तक में जो इनके डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेला इन्होंने, इनका मतलब बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा है, साधारण से ऊपर रहा है, और उसमें ना चुनने की कोई बात नहीं बनती थी। और अब इसके विरोध में अब इसको पॉलिटिकल बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, यदि वास्तव में यह है जो कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि यह धार्मिक कारण हुआ है, और यदि वह चीज है तो यह तो फांसीवाद का एक नमूना है, दिखाने का तरीका है कि हम अपने लोगों को चुन रहे हैं। भाई यहां देश की बात है, क्रिकेट को यदि हम स्पोर्ट्स की भावना से खेले, लेकिन इन लोगों ने उसको नेस्तनाबूद कर रखा है। पाकिस्तान के साथ भी जो हमने खेला, हमने भी, हमारे खिलाड़ियों तक में आ चुका है। तो इसकी संभावना लगती है कि जो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी कहती है उसका कुछ ना कुछ अंश सही है, कि खास कारण से हटाया गया, ना कि परफॉर्मेंस के कारण। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जिनकी राजनीति इसी आधार पे चल रही हो वो तो हर मुद्दे को इसी नजर से देखेंगे। अब चल लेते हैं उन्हीं की तरफ। साहब नहीं जा रहे हैं मलेशिया में जो आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां पे विदेश मंत्री को भेज रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप से बात नहीं बन पाई, दाल नहीं गल पाई। ट्रंप ने जो बात कही फोन करके कि दीपावली की मुबारकबाद, वो पूरी बात भी देश को नहीं बताई। आप क्या कहेंगे? जो दूसरी बात कर रहे हैं वो ज्यादा सही लग रहा है, बात नहीं बन पाई, यानी अंदरूनी मामला जो है, अंडरहैंड जो बातें चल रही थी वह नहीं पहुंच पाई वहां तक। इसके बावजूद कि नेतन्याहू से भी इन्होंने बात किया, बधाइयां भेजी, उन्होंने दिवाली की, बर्थडे वगैरह इन्होंने भेजा, वो सब हुआ। और हमारे डियरेस्ट फ्रेंड और सबसे नजदीकी दोस्त लिखते हैं नेतन्याहू को, जो कि एक हत्यारे हैं और जिनके अगेंस्ट वारंट है, और फिर भी हमारे लोग उनके साथ इस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं। तो मसला वहीं पर फंसा हुआ है कि तेल हम कहां से लेंगे या नहीं लेंगे, वह अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, जो संभवतः भारत के चंद पूंजीपति हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि वह देखे तो भारत का जो मैक्सिमम आदान प्रदान है वो चीन के साथ है, यूरोप के साथ है, यूएसए उसके बाद में आता है, लेकिन फिर भी ट्रंप इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसी मजबूरी में, हालांकि कहने के लिए कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के कारण नहीं जा रहे हैं, यह बात जस्ती नहीं, गले के नीचे उतरता नहीं है। उसमें मसला वही है कि कहीं ना कहीं से ट्रंप का सामना करने से डर रहे। जी। अब खबरें ये भी चल रही हैं कि साहब चलिए आसियान नहीं जा रहे हैं तो कौन सा ट्रंप साउथ अफ्रीका आ रहे हैं, वहां भी तो G20 हो रहा है, वहां पर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि साउथ कोरिया में जो जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है ट्रंप की। साउथ कोरिया में तो खैर जो भी वहां का मीटिंग हो रहा है वो अच्छा है, और नॉर्थ कोरिया उसमें नहीं हो गया तो हमने पहले बात कर ली थी। महत्वपूर्ण बात मैं यह सोचने लगा था कि ट्रंप बेताब है, ना कि शी जिनपिंग, उनसे मिलने के लिए। वह चाहते हैं कि मिले, कुछ ना कुछ वहां पर जो फंस गया इनका मसला, स्पेशली जो चीन ने रेयर अर्थ पे कंडीशन लगा दिया है कि हमारे चाहे रॉ मटेरियल ले, चाहे उनसे बना हुआ चिप्स ले, या जो भी जिस तरह से लेते हैं, जिसके आधार पर बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट और लेटेस्ट कंप्यूटर और एआई में जिसका इस्तेमाल होता है, उस पर रोक लगा दी है कि वो कंपनी जो हमसे ले रहा है, चीन से ले रहा है, अमेरिकी कंपनी हो या पूरे यूरोप कहीं से ले, तो बिना हमसे पूछे कोई भी उत्पादन और उसका बाहर किसी क्षेत्र में ना बेचे, अपने देश में उपयोग करें। इससे अमेरिका में और पूरे पाश्चात्य देशों में बहुत खलबली मची हुई है, और चीन के ऊपर उनकी जो निर्भरता थी वह पूरी तरह से एक्सपोज हो रखी है। और इसलिए ट्रंप झुक के शी से बातें करना चाहते हैं, बेचैन है इसके लिए। जी। आप कह रहे हैं बेचैन है, लेकिन वो तो धमकी दे रहे हैं कि 1 नवंबर तक अगर समझौता नहीं हुआ तो 155% टैरिफ लगा दिया जाएगा। पर उनकी धमकियां भी बड़ी कमाल की हैं। कल तक ट्रंप का पुतिन का गुणगान कर रहे थे, कह रहे थे मैं बुडापेस्ट में मिल रहा हूं, फोन पे बहुत अच्छी हमारी बात हुई है। अब कह रहे हैं मुझे जरूरत ही नहीं है, ऐसी मीटिंग मुझे लगी नहीं रही है, इसलिए मैंने रद्द कर दी। और साथ ही रूस की 2 तेल कंपनियों को प्रतिबंधित भी कर दिया।
सही बात है। जहां तक देखिए इनका टैरिफ बढ़ा रहे हैं 150, 200, 1000% लगा दो, एक सीमा के बाद से वह बेमानी हो जाता है। और पूरे वर्ल्ड में जहां वर्ल्ड मार्केट की लड़ाई चल रही है कि हमारा सामान खरीदो, हमारा सामान खरीदो, और वह उसका अंतिम रूप युद्ध के रूप में होता है, चाहे वह गाजा पट्टी हो, चाहे वह रूस यूक्रेन हो या सूडान हो, हर जगह इसी की लड़ाई चल रही है। तो वहां पर ये लगाएंगे, एक तरफ से कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ से कुछ कहते हैं। जहां तक रूस के दो तेल के बड़े बड़े कारखानों के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, कहा कि आगे वे लगाएंगे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कहा है कि जब भी मेरी पुतिन से बात होती तो लगता है बहुत अच्छे आदमी, प्रशंसा भी करते हैं। अब अपना मतलब सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। और एक जगह व्यंग भी आया था कि पुतिन ने जो भी इनको सिखाया था अलास्का में, दूसरे जगहों पर जो भी प्रभाव डाला था, उसे ट्रंप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, साथ साथ भी करते हैं। लेकिन जब बातचीत खत्म हो जाता है, जो भी अच्छी बातें मैं प्रशंसा करता हूं, उसके बाद से पुतिन के ऊपर असर जो उसका तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो एक बात नहीं बोल रहे हैं कि इनके खुद के ऊपर जो पुतिन का असर है, उससे ट्रंप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इनकी मजबूरी बन जा रही है। जी, बात करेंगे आगे और भी ट्रंप के बारे में, जो ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। लेकिन अभी जिक्र कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट का। आईसीजे ने जो फैसला दिया सर, और कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि यूएनआरडब्ल्यू में हमास के लोग काम कर रहे हैं और तुम जो है भूख को हथियार नहीं बना सकते हो। क्या इस फैसले का, इस टिप्पणी का कोई फर्क पड़ेगा? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, ये मतलब एक कानून है, तुम्हें मानना है। जैसे हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट कहता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी पता नहीं, मेरे पास प्रतिशत नहीं है, लेकिन बहुत सारे उसके जो वर्डिक्ट हैं, जो आदेश हैं, उसको यहाँ की सरकार नहीं मानती है। फिर बेशर्मों की तरह डांट तथा कथित रूप से होता है, वगैरह वगैरह होता है। वही चीज आईसीजे की बात है, आईसीसी के वारंट का कोई असर नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो तुम यूएनआरडब्ल्यू के खिलाफ जो भी तुम कह रहे हो कि वो आतंकी है, हमास से मिले, से कोई सबूत नहीं है, बेकार की बात है। और इसलिए उनको फ्री करो ताकि वहां पे गाजा में वह जो भी ह्यूमन एड्स और खाना बनाने और दूसरे काम कर रहे थे, जो वर्ल्ड किचन के रूप में जाना जाता है, उसको तुम खोलो। लेकिन यह लोग मानने को तैयार नहीं है। यह लोग जो है सो मुख्य रूप से फिर से अपना ही जो इनका अमेरिका और इसराइल के मदद से इनके कंट्रोल में, इनके पुलिस बल के कंट्रोल में जो चल रहा था, वर्ल्ड फूड जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जीएचएफ, जीएचएफ, जी हाँ, जीएचएफ, गाजा तो उसी के ह्यूमैनिटेरियन अंदर, फाउंडेशन। हाँ, उसी के अंदर में काम करो। तो इसके ऊपर कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कोई असर पड़ नहीं रहा है। कुछ लोग कहते इतिहास में लिखा जाएगा, आगे लिखने में, तो आगे जो भी लिखो, वर्तमान में तो स्थिति यह है कि गाजा को तुमने बर्बाद कर दिया है, जनसंहार बेशर्मी से किया है। चीन भी कह रहे हैं कि भाई तुमने वहां जनसंहार किया, इसका भुगतना पड़ेगा और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको दंडित किया जाए। ये कहने से क्या होगा? एक तरफ तुम ताकत दिखाते हो तुम, बल्कि एक ट्रायंगल जो बना हुआ, एक तरफ ट्रंप है, ट्रंप के जितने भी पिछलगू हैं, दूसरी तरफ इधर पुतिन यानी रशिया का, तीसरी तरफ चीन यानी शी का है। इस ट्रायंगल में तुम गाजा में क्यों खामोश हो? अमेरिका तो वो कर रहा है जो बदमाशी है, जो धूर्तता है, चूंकि वो इजराइल के साथ है। लेकिन यहां पे तुम दोनों क्या कर रहे हो? जहां तक रूस की बात है, फंसा हुआ है मुख्य रूप से चीन। बहुत कुछ कर सकता था। जब इनका फ्लोटिला चला था, उसके सुरक्षा में जो जहाज जो चले थे कुछ समय के लिए इटली या कहीं से आकर फिर बीच में वापस चले गए थे, चीन का क्यों नहीं युद्धपोत इनके साथ आए थे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप उठा रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल आप उस चीन की भूमिका पर खड़ा कर रहे हैं, जो अपने आप को दुनिया का नंबर 1 बनाने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका तो बाज नहीं आ रहा है, वो तो अपनी हरकतें कर रहा है। जेडी वैंस पहुंचा, ऐसा लगा कि चलो भाई वो जंगबंदी अगले दौर की आगे बढ़वाएगा। लेकिन जैसा हमेशा होता है कि जब भी अमेरिका से कोई बड़ा मंत्री या नेता वहां पे पहुंचता है, तो नेतन्याहू या इजराइल के लोग या जो जियोनिस्ट रिजीम है, वो और बड़ा कांड कर देते हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि वेस्ट बैंक हमारा है। ये सारा लगता है जैसे हम लोगों ने हमेशा संदेह व्यक्त किया था। और परसों शायद हम लोग बात कर रहे थे कि जेडी वैंस का आने का क्या मतलब है, जबकि उनके स्पेशल दूत और फॉरेन मिनिस्टर सब कुछ आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मसला अब सामने आ ही रहा है, साफ साफ खुलेआम आ रहा है। इस पे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो नेतन्याहू का आया, उन्होंने कहा कि लोग, कोई कहता है कि हम अमेरिका के पिछलग्गू हैं, कभी कहता है कि अमेरिका इजराइल का पिछलग्गू है, कुछ नहीं, हम स्वतंत्र हैं।
हालांकि यह पूरी सच्चाई नहीं, पूरी सच्चाई कि दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और अमेरिका की जरूरत जहां इसराइल बनता है मिडिल ईस्ट में, वहीं इसराइल बिना अमेरिकी की मदद के टिक नहीं सकता है। और यह ईरान के जो 12 दिन का, जितने दिन का युद्ध हुआ, उसमें स्पष्ट था कि अमेरिका सामने नहीं आता तो इसराइल की स्वर बैंड बजने वाली थी। तो इसलिए जेडी वांस का नहीं दिखाता था, और वेस्ट बैंक का तो बहुत पहले से दिखा रहे हैं, और वहां भी पारित हो गया 35 और 36 के उससे पूरा, जबकि इनकी खुद की पार्टी का, नेतान्याहू का पार्टी का, लिकुड पार्टी है ना, हाँ, तो खुद की पार्टी ने भाग नहीं लिया, दिखाने के लिए कम अलग है। लेकिन इनकी तो नीयत बहुत स्पष्ट है कि पूरे वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम और गाजा पर तो है ये नजर कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जो यह युद्ध शांति किया गया था, इसलिए इस बीच में अपने फोर्सेस सुधार लें, इस बीच में इसको जो कैदी है उनको वापस लाएं। और अभी जो अचानक कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने मान्यता दी, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड है, और 2 स्टेट का जो इन लोगों ने मान्यता दी, उसके आधार को खत्म करने की कोशिश थी और कुछ नहीं था। यह सामने अब आ रहा है। जी, क्या इस प्रस्ताव को मैं अमेरिका द्वारा नेतन्याहू को मजबूत करने की प्रक्रिया मान सकता हूं? एक ऐसा प्रस्ताव पास करा दीजिए जो बहुमत से हो जाए, तो उससे हम कहेंगे देखो नेतन्याहू का दबदबा अभी भी बाकी है, सरकार को कोई खतरा नहीं है उसकी। यह बिल्कुल है। नेतान्याहू के जो चमचे हैं, जो भक्त हैं, मतलब बिल्कुल दिमाग बंद करके उसके फॉलोअर्स हैं, स्पेशली जो सेटलर्स हैं। हमारे हमारे लिखने वाले, सुनने वाले कहते हैं कि आप घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पे घुसपैठियों को साथ देना है जो विश्व के दूसरे देश से चले जा रहे हैं, मात्र इस नाम से कि वो यहूदी हैं, और उनको लाकर यहाँ के जो ओरिजिनल, जो सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं, 10 अधिक जनरेशन से जो रह रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उनको मार रहे हो। 1000 से अधिक ये लोग मार चुके हैं जब से युद्ध हुआ है वेस्ट बैंक में, और अभी हाल फिलहाल में इधर 100 से अधिक मार रखा है। तो यह तो बिल्कुल घिनौना, बेहद, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो पुरानी कहावत पड़ गई है। यह इसी को एक रूप देने के लिए लोग कर रहे हैं। पिछले बार में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने जेरूसलम में अपना वहां पर लाया था कि अब अमेरिका का जो राजदूत होगा, एम्बेसी होगा, वह जेरूसलम में होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। और अब वेस्ट बैंक में भी दिखाई रहे हैं, और यही हालत कुछ समय के अंदर अंदर ये यहां भी करने वाले हैं। यदि इनकी ताकत बनी रही किसी तरह से, तो गाजा में भी, जहां तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात है, उसको मुखौटा के रूप में एक रखेंगे कि तुम हो, बाकी सब उन्हीं के आदमी होंगे जो तथाकथित रूप से टेक्नोक्रेट्स और दूसरे। जी, 2 सवाल यहां पे उठते हैं सर। एक तो इन्होंने अपने इस प्रस्ताव में यह नहीं कहा कि हम गाजा पे कब्जा कर लेंगे, तो गाजा को क्यों छोड़ रहे हो? दूसरा, इन्होंने कहा वेस्ट बैंक हमारा हिस्सा है, तो महमूद अब्बास का क्या होगा? और तीसरे, क्या यह प्रस्ताव पास करके जहां नेतन्याहू ने अपने देश में अपनी एक ताकत दिखाई है राजनीतिक तौर पे, वहीं वो उस यूएई को, उस सऊदी अरब को एक करारा तमाचा जड़ा है, जो कह रहे थे खबरदार, या ट्रंप भी कह रहे थे खबरदार, जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश की कि लो हमारा क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ लो? बहुत सही सवाल है। जहां तक पीए या दूसरे अरब कंट्रीज की बात है कि ईरान और यमन 2-3 को छोड़ दे, तो ये लोग पहले ही झुके हुए, इनके मुंह पे कोई करारा तमाचा नहीं है, बेशर्म है, झुके हुए। ये अपनी सत्ता बचाए हुए हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं। टर्की सबसे आगे है और कोई पीछे में नहीं है। जहां तक इजिप्ट, यूएई, कतर, ये सब सब मतलब एक ही तरह की चीज है। थोड़े मोड़े चेहरा इधर उधर बदल के हैं, तो इन पे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां तक कि पीए को भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसे इनका नेतान्याहू के पार्टी का ही शायद वो सीनेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां का है, लॉ मेकर है, उसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम हमारे इजराइल के ऊपर लागू नहीं होता है। मैं उसका नाम भूल रहा हूं, लेकिन बड़ी साफ आया था कि हम अलग हैं, हम इजरायली, हम यहूदी अलग है। और इसलिए वो जो तुम आईसीसी जो कह रहा है, इसको मैंने जहां तक शेयर भी किया था ट्विटर पर, नाम भूल गया हूं। खैर, जो भी नाम कहे आप लोग ढूंढ सकते हैं, जैसे ही जाएंगे अब चैट जीपीटी में इस चीज को डालेंगे तो मिल जाएगा। तो यह अंतरराष्ट्रीय नियम जिसकी तुम बात करते हो, हम अलग हैं, क्योंकि हम सीधे के सीधे हम उस गॉड के बच्चे हैं जिसको दिया गया कि यहां तुम अधिकार जमाओ, यहां तुम राज लाओ, यहां तुम सत्ता करो। जी, चलिए अब देखते हैं इसको लेकर जो एक बड़ा प्रस्ताव जो ये पास हुआ है, सऊदी अरब, यूएई और ट्रंप जो बोल रहे थे वेस्ट बैंक के बारे में, वो क्या रुख अपनाते हैं, पर क्या इसको हम दूसरे दबाव की राजनीति भी समझ सकते हैं?
कि गाजा के लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही, देखो वेस्ट बैंक हमने कब्जा लिया, और तुम जो सपना देखे बैठे हो कि फिलिस्तीन पूर्ण राज्य बनेगा, तुम्हारे रहने के लायक जगह छोड़ी नहीं है, तुम्हें कहीं और डिपोर्ट कर देंगे, कुछ नहीं बचा है। क्या हिम्मत तोड़ने के लिए किया जा रहा? ये भी एक सवाल हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं ट्रंप मान से जुड़ी खबरों का। व्हाइट हाउस में बुलाया, बढ़िया डिनर पार्टी दी, लेकिन फिर भी उन रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के लिए 12वीं बार बजट पास करने से इनकार कर दिया। रिपब्लिकन्स भी छोड़ नहीं रहे। आपने कभी सवाल मेरे से किया था कि ये जो रिपब्लिकन्स के पिछले राष्ट्रपति यानी बाइडेन और उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और जो प्रेसिडेंटशिप के लिए नहीं, वो लड़ी हार डेमोक्रेट्स के हैं गई, सर, वो डेमोक्रेट्स के हैं। डेमोक्रेट, सॉरी मैं डेमोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। तो डेमोक्रेट्स इन रिपब्लिकन्स को या ट्रंप को छोड़ दे रहे हैं। उनके भूतपूर्व प्रेसिडेंट वाले ही पार्श्व में चली गई हो, उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ी, कमला हैरिस, वो पार्श्व में, हाँ, पीछे चले गए। कोई अंतर नहीं पड़ता। ये पूरी जोड़ लगा के 70 लाख जो भीड़ था, बेसिकली इन्हीं पे कहने के लिए था। अमेरिकन सिविल राइट्स का जो लीग है वो था पीछे, नेचुरली कुछ लेफ्ट पार्टी भी थे। 70 लाख ऐसे नहीं जमा हुआ था। ये लोग पूरी जोश लगा रहे हैं और लीगली भी जहां पॉसिबल होता है सीनेट के अंदर, कांग्रेस में, वहां भी कर रहे हैं कि तुम्हारा जो भी प्रस्ताव है, जो नया बजट है जिसमें तुम हमारे हेल्थ सर्विसेज को खत्म करने की बात है, हम नहीं मानेंगे। और देखना यह है कि जनता किसके पाले पड़ती है। ट्रंप को उम्मीद है कि ऊपर से हवाई जहाज से वर्चुअल यानी दिखाने के लिए गंदा मैला गिरा के जनता को शांत करेंगे। होगा नहीं और अधिक भड़कने वाला है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं से वामपंथी उठे, केवल जनता ही नहीं बल्कि पूरे मिलिट्री और फोर्स के अंदर में जो लोअर लेवल के लोग हैं उनके बीच में जाए और ऐसी स्थिति पैदा करे कि ट्रंप 6 महीने के अंदर भाग खड़े हो यहां से या जेल के अंदर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका का मिजाज नहीं है इतना सब कुछ झेलने का। अगली खबर, लॉस एंजलिस से गोली चलाई जा रही है सर, कत्ल किया जा रहा है और वो भी फोर्सेस के जरिए। ये आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसने कहता है कि गाड़ी तेजी से आ रही थी, उसने गोली चलाई और वह भी कोई मार्शल यानी सिक्योरिटी वाला कुछ होगा उसको मारी। उधर से भी कभी पीछे में हुआ है। यानी यह अंदरूनी रिफ्ट जो है उसके फोर्सेस के अंदर में, आप कोई आईसी के नाम से कहो, मिलिट्री के नाम से कहो, कोई कुछ के नाम से कहो, यदि उसमें हो रहा है तो आम जनता के लिए, खासकर वह जो कि राजनीतिक रूप से शिक्षित है और समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, उनके पार्टियों के लिए अच्छी खबर है। जी अच्छी खबर तो ये भी है कि मत दो नोबेल जो मैं मांग रहा था, मैं तो अपने देश में से ही शांति का पुरस्कार ले लूंगा। मैं इस पे पढ़ रहा था, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह जो है इसको बनाया हुआ है इन्होंने आर्किटेक्ट ऑफ पीस अवार्ड, यानी जो पीस अवार्ड लॉन्ग टर्म के लिए शांति के लिए काम करता है, और उसका जो रचना करने वाला, आर्किटेक्ट बनाने वाला जो है, उसको ये मिलेगा। अभी तक 3 बड़े बड़े लोगों को तथाकथित रूप से मिल चुका है। और ये लोग कौन है, क्या इसका नाम है? यह निक्सन लेगेसी, यानी निक्सन को भगवान के रूप में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निक्सन ने खुद वियतनाम युद्ध में पूरे की पूरे उसके जो बगल के जो देश हैं, लाओस और कंबोडिया या कंपूचिया आप कह सकते हैं, उसके ऊपर बमबारी करके हजारों लोगों के नेपाम बम, आग लगाने वाला, स्किन जलाने वाला, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन से हत्याएं की है, उसके नाम पर बना है। और जिन लोगों को मिला है, इनको तो मिला, इनके बारे में जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी लोगों को जैसे मिला, निक्सन लेगेसी के ऊपर जो बन रहा है, उसमें दोनों बुश को मिला है बारी बारी से, और दोनों ने इन हत्याओं में, इंडोनेशिया में जो बम्बार्डिंग हुई है, खत्म किया उसको, और अन्य जगहों में, यहां तक कि भारत में भी जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हुआ था और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, तो वहां भी भेजने वाले में ये लोग शामिल हैं। और उस हालात में खुद को कहते हैं कि ये लोग मतलब नोबेल पीस प्राइज से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दिखाने की कोशिश कि उसके आर्किटेक्ट है, मतलब एक दो घटना नहीं, पूरी दुनिया में बदलाव करने वाले ये झूठे मक्कार लोग जितना ही घिनौना काम करते हैं दुनिया भर में, देश भर में, उतना ही उसी को प्रस्तावित कर रहे हैं कि उसको पुरस्कार मिले डिफरेंट नाम से। यानी हत्यारे को शांति प्रिय नागरिक करके उसको ये चीज दिया जाए, बलात्कारी को औरतों की रक्षा करने के लिए उसको पुरस्कार दिया जाए, इस तरह की बातें और कुछ नहीं। जी
कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। फिर से एक बार हमला किया गया है और वेनेजुएला की जो है नाव बताकर ड्रग माफियाओं की कई लोगों को मार दिया गया है। लगातार ऐसी वारदातें बढ़ती चली जा रही है वेनेजुएला में, और राजनीतिक तौर पे भी वहां उठक मचाई जा रही है, और वहां पर सीआईए को भी लगा दिया गया सरकार का तख्ता पलट करने के लिए। तो ये लोग हैं, लेकिन फिर भी शांति दूत हैं, क्या कह सकते हैं। अपने हाथ में सब कुछ है, हम तो अपने ऊपर दर्ज मुकदमे भी हटा लेंगे और अपने आप को बड़े बड़े अवार्ड भी खुद ही दे लेंगे। जैसे आपने देखा मायावती ने भी अपने शासन में पहले ही अपनी प्रतिमाएं बना के खड़ी कर दी। ऐसा ही होता है जब भी जो तानाशाह होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से रोशनी डाली। हालांकि हम लोगों ने बात नहीं की, बिहार आप पहुंचे हुए हैं वहां की राजनीति को लेकर। कल मौका मिलेगा तो उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।